नमस्कार, स्वागत है आपका ताबड़तोड़ खबरों में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में, लेकिन उसके पहले स्पीच बड़ी खबर बता दें आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के दौरे पर हैं। बलरामपुर को आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पीएम सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें 14 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसानों को इसका फायदा खासतौर से पहुंचने जा रहा है। तो बता दें, बड़ी खबर है, जहां पर सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन आज करेंगे। 25 से 30 लाख किसानों को परियोजना से इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदियों को ये परियोजना जोड़ेगी। 318 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 6,600 किलोमीटर लिंक नहरों को जोड़ देगी। पूर्वांचल के 9 जिलों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलने जा रहा है। तो बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज खासतौर से उद्घाटन करने जा रहे हैं इस परियोजना का। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़ी परियोजना का सौगात देने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर से होकर गोरखपुर तक जाने वाली 318 किलोमीटर लंबी और करीब 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। बता दें, बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री आज खास तौर से 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। सरयू नहर परियोजना बेहद खास है, क्योंकि ये 9 जिलों से होकर गुजरेगी। पूर्वांचल के 9 जिले इसमें शामिल हैं। 44 साल से लंबित पड़ी थी ये योजना और यूपी की ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है। 44 साल से लंबित पड़ी इस योजना का आज खासतौर से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बेहद खास है। तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खासतौर से 9,800 करोड़ रुपए की लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है और इस कार्यक्रम के तहत जनसभा में जो सैलाब है वो खास तौर से उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आज यूपी को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वहीं जनसभा जो देख रहे हैं आप, लोग जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने यूपी पहुंचने से पहले सरकारों पर कटाक्ष भी किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए भी लिखा था, कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी आज बहराइच, श्रावस्ती और यूपी पहुंचने से पहले सरकारों पर कई कटाक्ष करते हुए नजर आए। और इसका सीधा मकसद यही था कि ऐसी परियोजनाएं सरकारें वोट तंत्र के लिए, चुनावों में जीत हासिल करने के लिए घोषणाएं कर तो दे, कई गुना उनकी कॉस्टिंग बढ़ गई थी, उनको पूरा। और चलिए देख लेते हैं ताबड़तोड़ खबरें। प्रधानमंत्री ने यूपी पहुंचने से पहले सरकारों पर कटाक्ष किया। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया गया। उनकी सरकार ने इसे पूरा करने के वास्ते कदम उठाए। जो परियोजना 4 दशक से अधूरी थी, उसे 4 साल में पूरा किया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पगडंडी में सूबे की सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा सटीक रणनीति बनाने में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 25,000 बूथ अध्यक्षों से संवाद करते हुए न सिर्फ उन्हें जीत का मंत्र बताएंगे, बल्कि पश्चिम यूपी के ज्वलंत मुद्दों को भी छुएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विजय संकल्प रैली से पहले पश्चिमी यूपी का पारा भी परखेंगे। चुनाव के लिहाज से जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान कई बड़े दिग्गज बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। मिशन 2022 को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। 2022 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई। सपा कार्यालय पर बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन चल रहा है और इस बैठक में टिकट वितरण समेत कई मुद्दों पर मंथन भी होगा। अखिलेश यादव ने सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। चुनाव की रणनीति तय करने के लिए बैठक सपा अध्यक्ष पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसके अलावा पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ रैलियों और जनसभाओं के अलावा उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा संभावित है। 1 साल से ज्यादा से वक्त से चल रहे किसान आंदोलन की अब घर वापसी हो रही, जिसे लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसानों में जश्न का माहौल है। कानून वापसी की मांग मनवाकर आज किसान घर लौट रहे हैं। इस बीच किसानों ने आज पूरे देश में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया। इस दौरान खाने के लिए तमाम व्यंजन और पकवान की व्यवस्था की गई। दिल्ली से हरियाणा तक के किसान अपने घरों को लौट रहे हैं।
नेशनल हाईवे 44 पर आंदोलन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकानों को किसानों ने तोड़ दिया है। सड़क से तंबू, टेंट और पंडाल हटाए जा रहे हैं। आंदोलनरत किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियां तक में घर बनाया था। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगे। घर वापसी के बाद फिर से अन्नदाता नाज उगाने के काम में जुट जाएंगे और दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर 1 साल बाद गाड़ियां फराटे से दौड़ना शुरू कर देंगे। जनरल विपिन रावत की अंतिम यात्रा में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने राकेश टिकैत के खिलाफ नारेबाजी की थी। ऐसे में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जनरल रावत जी की अंतिम यात्रा में किसान नेता राकेश टिकैत जी के खिलाफ नारे लगाने वाले भाजपाइयों ने यह साबित कर दिया कि वो जय जवान जय किसान के उद्घोष में विश्वास नहीं करते हैं। ये सेना का अपमान है और किसान का भी है। शोक के समय में भाजपाइयों का ऐसा अभद्र व्यवहार देश माफ नहीं करेगा। हरिद्वार में सीरियस स्वर्गीय विपिन रावत की अस्थियां आज मां गंगा में विसर्जित हुई हैं। विसर्जित सुबह 10 बजे वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान के साथ हुआ। पुरोहितों ने पूरे रीति रिवाज के साथ अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा निवासी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान शहीद हो गए थे। पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर न्यू आगरा क्षेत्र के सरन नगर स्थित उनके आवास पर लाया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार ताजगंज के मोक्ष शमशान घाट पर हुआ। शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद विंग कमांडर के परिजनों से मुलाकात कर उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। साथ ही शहीद के पिता को ढांढस बंधाया और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, सभी भारतवासी अपनी संवेदनाओं के साथ शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर जोड़ा जाएगा। परियोजनाओं का दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ विपक्ष भी मौका देकर जुबानी हमला करने से नहीं चूक रहा। आज पीएम जिला बलरामपुर से सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उद्घाटन के ठीक पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरयू नहर परियोजना का मुद्दा बनाते हुए हमला बोला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए हैं। 2022 में फिर सपा का नया युग आएगा। विकास की नहरों से प्रदेश लहराएगा। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बलरामपुर, जहां योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। ये आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया। और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए सरदेव अटल जी की इस कर्मभूमि पर, मां पाटेश्वरी की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं। लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो,
बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। एक परियोजना उत्तर प्रदेश की मात्र है जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, वह है मध्य गंगा परियोजना। 3 जनपदों को जोड़ती है। लेकिन भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को, जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था। मुझे याद है, मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। सरयू नहर परियोजना का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जिसमें 5 नदियों को एक साथ जोड़ने की शुरुआत हो रही है। और चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अम्बेडकर नगर में भाजपा को लगातार तीसरा झटका लगा। बीजेपी नेता राजेश सिंह ने भाजपा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीएसपी का दामन थामा है। निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही जा रही है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में अराजक तत्वों ने सड़क किनारे रखी 2 लकड़ी की गुमटियों में आग लगा दी। वहीं आग लगने से 2 दुकान जलकर खाक हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आधारित गतिविधियों के क्रम में चंद्रावती प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने गाजेबाजी के साथ शिव बारात और झांकी निकाली। शिव बारात प्राथमिक विद्यालय चंद्रावती से गाजेबाजी के साथ रथ पर भगवान शंकर सवार होकर निकले। हरिद्वार में देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस जनरल विपिन रावत को मंगलौर के नारसन में आम आदमी पार्टी ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर काफी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और रालोद नेता के काफिले पर फिल्मी स्टाइल में हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए रालोद नेता के काफिले पर दोनों हाथों से पिस्टल से गोली चलाने वाले मुख्य शटर को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यूपी के डीजीपी मुकुल गोयल और पुलिस कमिश्नर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र में लोगों को लेकर आ रही नाव नारायणी नदी में फंस गई। पानी कम होने के कारण नाव बीच नदी में फंस गई। नाव पर 200 लोग सवार थे। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी नाव पर लदी हुई थी। रामनगर के संयुक्त अस्पताल में प्रसव के लिए लाई गई महिला को रेफर करने के बाद बच्चा मृत पैदा होने से परिजनों ने चिकित्सालय में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वहीं परिजनों के साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने मृत बच्चे को गेट पर रखकर
धरना देकर डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े सुनार की दुकान पर ग्राहक बनकर आए चोर जेवरात लूट कर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महोबा के रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक शातिर अंतर जनपदीय चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी के जेवर सहित सामग्रियां बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोर के खिलाफ 16 से अधिक मुकदमे में प्रदेश के अलग अलग जनपदों में दर्ज बताए गए। बलिया में युवा चेतना ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग जुटते नजर आए। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने 70 साल के नेत्रहीन व्यक्ति को कंबल देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय डीएसडब्ल्यू कार्यालय पर पिछले कई दिनों से छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद छात्रों को इलाज में भर्ती कराने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरा के गोवर्धन इलाके में प्रेस क्लब के क्षेत्रीय मीडिया कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिसका उपाध्यक्ष ने फीता काटकर शुभारंभ किया। तो वहीं कार्यालय प्रमुख रेखा शर्मा ने बताया है कि इस कार्यालय को खोलने का मुख्य मकसद सौंख, मोगर्रा और बिहार से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है। बांदा के पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने एडमिशन को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन कर चेतावनी दी और कहा, एडमिशन नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया, जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस बर्बरता से लाठी मार रही है। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम बच्चा है। वो बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को लग जाएगा, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। पिता को पिटता हुआ देखकर बच्चा चीख चीख कर रो रहा है। वीडियो में पुलिस बच्चे को भी खींचती हुई दिखाई दी। कानपुर देहात मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कानपुर देहात में आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मियों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज में गोद में बच्चे लिए लोगों तक को नहीं छोड़ा गया। ये घटना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। शासक जितना कमजोर होता है उतना ही हिंसक भी होता जाता है। स्वास्थ्यकर्मी पुकारता नहीं चाहिए। सीतापुर सदरपुर थाना क्षेत्र में शराब पीकर बेटे ने मां की बड़े बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं हत्या के बाद शराबी बेटा मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी की तलाश शुरू की गई। सहारनपुर के बेहद थाना क्षेत्र में पुलिस ने हीरा व्यापारी के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और सफलतापूर्वक हीरा व्यापारी सुरेश कुमार को बंधक मुक्त कराकर बदमाशों के कब्जे से फिरौती की रकम के 80,000 रुपए, बैग और मोबाइल फोन बरामद किए गए। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार ने दर्जनों राहगीरों को कुचल दिया। वहीं हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। बिजनौर के नागर सोदी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने मंदिर के पुजारी की हत्या कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। महोबा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रोडवेज परिसर में ड्राइवर और कंडक्टर को सुरक्षित गाड़ी चलने की जानकारी दी गई और ये कहा कि सुरक्षित ड्राइविंग न केवल खुद को सुरक्षित रखती है और साथ ही जिस वाहन को आप चला रहे हैं उसमें बैठे दर्जनों लोग भी सुरक्षित रहते हैं। बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक बैलगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके में महिला पर कुछ हमलावरों ने केमिकल अटैक किया, जिसके बाद महिला को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। बलिया में नकदी और शगुन के लिफाफे से भरा बैग चोरी होने का मामला एक सामने आया है। वहीं चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। महोबा में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्रों ने नगर में 551 फीट लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। नगरवासियों की ओर से तिरंगा यात्रा का कई स्थानों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए गंदे पानी को एसटीपी ईटीपी प्लांट के माध्यम से साफ करके बागवानी इत्यादि के प्रयोग में लाने के लिए लगाए गए प्लांट का लोकार्पण वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से किया गया।
अमेठी में नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। बिना लाइसेंस के खाद बनाने का कारोबार चल रहा था। पुलिस टीम ने नकली खाद और खाद बनाने का सामान बरामद किया है। बांदा में धान काटने जा रही महिला के साथ 3 युवकों ने नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ 2 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित ने हिम्मत दिखाकर थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर पुलिस से जांच की मांग की है। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आ गया। यहाँ जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। ये बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। दिल्ली में विदेशों से आए लोगों में से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। इसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब तक 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। अयोध्या में जल्दी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है। राज्य सरकार की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किया है। अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के साथ 5 अन्य एयरपोर्ट का लोकार्पण जल्दी कराया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में एक बैठक आयोजित की। देहरादून में अवैध खनन के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के दफ्तर में तैनात पीआरओ नंदन बिष्ट के पत्र को लेकर कल सदन में सरकार को कांग्रेस के उपनेता विपक्ष ने घेरा था। इस मामले में सीएम कार्यालय में तैनात नंदन बिष्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय सेना अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ आज भारतीय थल सेना को 319 युवा जाबाजों की टोली मिल गई। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हो गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा कर पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैडेटों से सलामी लेते नजर आए। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए इस बार भी परेड के दौरान हर स्तर पर बेहद सतर्कता बरती गई है। आईएमए के ऐतिहासिक चैटफुट भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड सुबह 7:30 बजे से शुरू हुई। पीओपी को सादगी से आयोजित किया गया। परेड के दौरान ड्रिल स्क्वायर पर मार्च पास्ट, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही सेरेमनी की रस्म तो होगी, लेकिन किसी भी तरह का जश्न मनाया नहीं जाएगा। और इसी के साथ ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।